नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 4 डिटरमिनेंट। देखो डिटरमिनेंट क्या है, जैसे हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी, मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट करते थे इस तरह से, ये A11 A12 A21 A2, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी। जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, a number associated with a square matrix। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में जो एक नंबर एसोसिएटेड होगा, हम नंबर किस तरह से, जैसे हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, इसका अगर मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है ना। जो डिटरमिनेंट है वो असल में हमें देता क्या है, डिटरमिनेंट से भी हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलती है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और क्या मिलता है, और इससे हमें मिलता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कि जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो किस तरह का है, यूनिक है ना, मतलब सिंगल सॉल्यूशन है, या फिर क्या है, जैसे हमारे पास होते हैं जिसमें एक तो हमारे पास क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वो चीज हम फाइंड कर सकते हैं इसके नेचर से, पता जब नेचर पता चलेगा तो हमें मिलता है इससे नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इससे डिटरमिनेंट से। अब डिटरमिनेंट को जो डिनोट करते हैं, डिनोट किस तरह से करते हैं डिटरमिनेंट, या तो अगर मैट्रिक्स हमारी ये है तो हम इसको ये डिटरमिनेंट के अंदर है ना, मॉड्यूलस के अंदर लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं इस तरह से DETA, और हम इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा ए कुछ भी लिख सकते हो। ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट को डिनोट करने का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था, तो उसमें क्या था, ये जैसे हमारे पास ये है A11 A12 A21 A22, तो कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दो आपस में मल्टीप्लाई, ये दो आपस में मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, तो A11 A22 माइनस A12 A21, ये जो है ये हमारी क्या आती है, वैल्यू आती है। मैट्रिक्स क्या था, ओनली रिप्रेजेंटेशन था, है ना, उसके वो वैल्यू नहीं थी, नंबर नहीं था, लेकिन डिटरमिनेंट जो मिलता है वो हमें क्या मिलता है, नंबर मिलता है। जैसे कि मान लो एक हमारे पास इस तरह से 1 2 -3 और 4, ये अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, ये क्या है हमारी मैट्रिक्स, इससे नंबर, इससे की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये हो गया 4, पहले रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हो गया 1 2 -3 4, ठीक है, फिर 4 हो गया, और ये क्या आता है माइनस, और माइनस का 6 कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये क्या है हमारे पास वैल्यू आई। तो नंबर एसोसिएटेड विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर ये जो डिटरमिनेंट निकलेगा ये किसके लिए निकलेगा, ऑलवेज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमेशा किसके लिए निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकलेगा। तो नंबर एसोसिएटेड विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिटरमिनेंट, ना, तो उसको, और ये किस काम में आता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, मैट्रिक्स भी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, ये भी, ठीक है, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन। इससे अगर हम डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं तो जो इक्वेशंस है ना, जो सॉल्यूशन है इक्वेशन का वो और सिंपल हो जाता है, इजी हो जाता है। बट ये भी ध्यान रखना है, ये ओनली स्क्वायर ऑर्डर के लिए ही काम आती है, ठीक है। चलो, तो अब इसमें जो हमारे डिटरमिनेंट सॉल्व करने के मेथड है, जैसे 2/2 है, ये क्या ऑर्डर था इसका, 2/2 था, ठीक है, ये भी 2/2, तो 2/2 में तो क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये तो सिंपल था, ये हमने कर रखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 10th में, तो ये तो हमें आता है। लेकिन जैसे ही ऑर्डर 3/3 हो जाए, बड़ा हो जाए, है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन सबसे जो इफेक्टिव वे है और उसको समझना भी बढ़िया है, वो है, सबसे पहले हम करेंगे, एक होता है माइनर, ठीक है, एक होता है कोफैक्टर्स, दो चीज को अच्छे से समझना, एक है माइनर, है ना, और एक है कोफैक्टर। माइनर क्या है, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखना सिंबल, है ना, ये ब्रैकेट ध्यान रखना है, मैट्रिक्स का कौन सा है, ये देखना है, ऑर्डर क्या है, 3/3, मैंने क्या बोला, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होगा, ये है। अब डिटरमिनेंट निकालना है, ये हो गया हमारा -1 1 4 0 2 0 और 2 -3 -7,
इसका ऑर्डर 3/3। तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट है। अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू के लिए सबसे पहले हम समझते हैं माइनर कैसे निकालते हैं। माइनर क्या होता है? माइनर का मीनिंग क्या है? छोटा, है ना? माइनर का मीनिंग क्या है? छोटा। अभी ऑर्डर है 3/3, तो मुझे इससे छोटी क्या निकालनी है? माइनर, मतलब इससे छोटा डिटरमिनेंट निकालना है ना। 3/3 एक बड़ा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट ही हमारा डिटरमिनेंट है। हमें एक माइनर निकालना है। हमें एक क्या मतलब जितने भी माइनर पॉसिबल है वो सब निकालना है। माइनर का मतलब छोटा। अब छोटा मतलब इससे छोटा कौन सा होगा? 2/2। तो 2/2 ऑर्डर निकालना है और 2/2 हमें सॉल्व करना आता है। तो सबसे पहले क्या करो, देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से। किससे? MIJ से। हर बुक में, किसी बुक में अलग अलग से रिप्रेजेंट किया होगा, तो वैसे जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? MIJ। MIJ का मतलब, अब जैसे हमारा A11 है, तो मुझे इसका अगर M11 लिखना है, M11 मतलब इसका अगर मुझे माइनर लिखना है, तो माइनर क्या होता है? इसके जो कॉलम के एलिमेंट है और इसके जो रो के एलिमेंट है वो छुपा दो। छुपा देंगे तो क्या होगा? ये हट गया, ये हट गया, तो पीछे क्या बचा? केवल ये यहां से यहां तक बचा। मतलब हमारे पास क्या बचा? 2 0 -3 -7। आगे 2/2। अब 2/2 को सॉल्व करना था। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना। तो इसको इससे करेंगे तो -14 और इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा, तो माइनस का 0, तो यही रहेगा। नेक्स्ट है M12। 12 का मतलब ये जो 12 ये होता है, तो इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, पीछे क्या बचा? 1 -3 4 -7। इसको सॉल्व करना है, कैसे होगा? -7। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और -12 कितना आ गया? ये प्लस का 12, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। M13 मतलब फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, है ना। उसके कॉलम और उसके रो के एलिमेंट छुपा दो, पीछे क्या बचा? 1 2 4 0। ये क्या हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? माइनस का 1, 0 2 1 0, और ये हो जाएगा माइनस का 1। सिमिलरली ऐसे बाकी सब निकाल सकते हैं, है ना। जैसे मैंने एक रैंडम बोल दिया, मैंने बोल दिया M32। अब 32 मतलब थर्ड रो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रो सेकंड रो, तो इसके लिए निकालना है। इसीलिए करेंगे तो क्या करेंगे? इसको छुपा दें और इसको छुपा दें, उसके कॉलम के एलिमेंट्स, उसके रो के एलिमेंट्स छुपा दो, पीछे क्या बचा? -1 2 1 -3 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3, इसको इससे तो माइनस का 2, कितना आ गया? ये आ गया 1। ये हो गया हमारा माइनर, ठीक है। इजी था माइनर तो बहुत। अब अगर माइनर समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए कोफैक्टर्स भी इजी है बिल्कुल, ठीक है। अब है कोफैक्टर। कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल AI से, ठीक है। अब जो कोफैक्टर होता है वो बहुत सिंपल सी चीज है। ये हमारे पास था माइनर। माइनर में क्या किया था हमने? छोटे जो डिटरमिनेंट थे वो निकाला था। जैसे 3/3 है तो 2/2 हो जाएगा, 2/2 है तो 1/1। वैसे 2/2 से हमें छोटे की जरूरत नहीं पड़ती, 2/2 को हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो अब इसको AIJ निकालना है। अब AIJ जो होता है वो -1 की पावर I + j इंटू MIJ होता है। देखो MIJ मल्टीप्लीकेशन है, बाकी क्या बचा? -1 की पावर I + j। -1 का मतलब केवल हमें साइन से मतलब है। साइन का मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वैल्यू, है ना। MIJ की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अब कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे पास A11 है, यही क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन है, 11 का मतलब ये ith, ये फर्स्ट रो हो गई, ये j की वैल्यू हो गई, है ना। ये i की वैल्यू और ये j की वैल्यू। तो i की और j की वैल्यू को हमको क्या करना है? ऐड, मतलब 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो ये ध्यान रखना है, इन दोनों को अगर ऐड करने से इवन आता है तो कैसा हो जाएगा? आगे पॉजिटिव। ऑड होता है तो कैसा जाएगा? नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा प्लस का -1 की पावर 2 और MIJ M11 हमने निकाला था, कितना है? माइनस का 14, तो कितना हो गया? ये हो गया -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो गया माइनस का 14, ठीक है। ये आ गया हमारे A11 की वैल्यू। अब ऐसे A12 निकालना है। A12 का मतलब ऑड है, ऑड मतलब आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, बस, है ना। माइनस हो गया और हमारे पास A12 की वैल्यू कितनी आएगी? 5, तो ये हो गया माइनस का 5। फिर A13 में 1 + 3 कितना है? 4 मतलब पॉजिटिव, बाहर लगा दो पॉजिटिव, पीछे क्या थी वैल्यू हमारे? ये थी -8, कितना हो गया? -8 हो गया, ठीक है। इसी तरह से A32 हमने निकाला था। A32 मतलब 3 + 2 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब ये कितना आ रहा है? 1, कितना हो गया? माइनस का 1। तो अगर हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं तो AIJ = -1 की पावर I + j इंटू MIJ। और 3/3 के लिए ध्यान रखना, 3/3 में कैसे ध्यान रखना है? ये हमारा 1 1 है तो मतलब प्लस, और यहाँ पे प्लस है मतलब एक माइनस प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, ये प्लस तो माइनस प्लस, ये माइनस तो प्लस माइनस, ये प्लस तो माइनस, आगे सब ऑल्टरनेट,
ये हो गया हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का सिचुएशन। ये पता चल जाए ये है हमारा, इनमें सब में जैसे साइन लगते हैं। तो A11 में कैसा आया था, प्लस का आया था, A12 में माइनस आया था, A13 में प्लस आया था, A32 में माइनस आया था, वो अपने आप वो वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, अब कोफैक्टर जो हमारे पास आ रहे हैं, है ना, जैसे हमारे पास ये A11, A12, A13, ये फर्स्ट रो के, है ना, ये जो फर्स्ट रो थी हमारी, इसके कोफैक्टर्स हैं। क्या है, इसके कोफैक्टर्स। तो क्या करो, कैलकुलेशन तुम्हें करनी है ना। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये A11 है, हमें क्या करना है, A21 को A11 से, A22 को A12 से और A23 को A13 से, ये मल्टीप्लाई करना है। अब A21 क्या है, A21 मतलब ये एलिमेंट और A11 मतलब ये कोफैक्टर। ठीक है, फिर ये एलिमेंट, ये कोफैक्टर, ये एलिमेंट, ये कोफैक्टर। ठीक है, मतलब मेरे फर्स्ट जो रो के कोफैक्टर है उनको सेकेंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। सेम चीज ये फाइंड करनी है, सेकेंड फाइंड करना है A11, A11, A12, A12, मतलब जो जिस एलिमेंट के, जिस रो के एलिमेंट लिए उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। और एक लास्ट जो हमारा लास्ट वाला है A31, A11, A32, A12, A33, A13। एक और जो लास्ट वाले है उससे भी करना है। तो हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि अगर हम सेम रोज के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, सेम रो वाले से इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होती है हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम किसी दूसरे के रो से मल्टीप्लाई करते हैं, रो के एलिमेंट से किसी दूसरे रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमेशा हमें क्या देगा, जीरो वैल्यू देगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा, अच्छे से सॉल्व करना, आ जाएगा आंसर। तो ये क्या आएगा, जीरो, ये भी आएगा जीरो। लेकिन अगर सेम वाले से करोगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, इस A21 को कैपिटल A21 से भी कर सकते हो। ठीक है, A22 को कैपिटल A22 से, A23 को कैपिटल A23 से, वो भी क्या आएगा, डिटर्मिनेंट के बराबर। क्यों, क्योंकि हमने इस रो के एलिमेंट को इसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगा। सेम चीज इस कॉलम की, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉलम के C3 के अगर एलिमेंट्स को C3 के कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करते हो तब भी हमारे पास वही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज मतलब क्या आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। बाकी अगर इसके कोफैक्टर को जैसे सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करते हो तो हमें क्या मिलता है, जीरो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनर और कोफैक्टर। ये एनसीईआरटी में थर्ड एक्सरसाइज या फोर्थ एक्सरसाइज में दे रखा है। ठीक है, लेकिन आरबीएससी की ये फर्स्ट एक्सरसाइज ही है, तो ये सबसे वैसे बेसिक है, पहले इससे ही शुरुआत करेंगे, तब जाके वो डिटरमिनेंट सॉल्व करना आएगा जो सेकंड एक्सरसाइज में दे रखा है। तो ये चीज समझ में आ गई, माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या डिटरमिनेंट दे रखा है A B C D। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट आ जाएगा हमारा AB माइनस BC। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके जो रो है ना, इसके रो या कॉलम किसी को भी, जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, इन दोनों का आपस में इंटरचेंज कर दूं, मैं इसको बोल दूं A2। ठीक है, तो A2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CD और AB। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसका अगर डिटरमिनेंट निकालते क्या आएगा, CB माइनस AD। लेकिन ये क्या था, AD माइनस BC, इसमें तो माइनस कॉमन लेंगे, क्या बनेगा, AD माइनस BC। तो ये जो डिटरमिनेंट A2 है, वो किसके बराबर है, डिटरमिनेंट A के बराबर है, माइनस ऑफ डिटरमिनेंट A। इसका मतलब इफ टू रोज और कॉलम्स, इफ टू रोज और कॉलम्स एडजेसेंट लिख लेना, इफ टू रोज और कॉलम्स एडजेसेंट्स आर इंटरचेंज्ड, आपस
आपस में अगर एडजेसेंट होती है और उनको इंटरचेंज करते हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव। क्या हो जाएगी वो? नेगेटिव वैल्यू। अगर दो पड़ोस में, जैसे ये आपस में पड़ोस में है, 3/3 में क्या होगा? ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, ठीक है, ये है। तो अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं तो वैल्यू नेगेटिव होगी, इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं तो वैल्यू नेगेटिव होगी। लेकिन मैं इसको और इसको, फर्स्ट और थर्ड को नहीं इंटरचेंज कर सकता डायरेक्टली, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हमेशा जो इंटरचेंज करते हैं, है ना, तो वो एडजेसेंट्स को, मतलब इन दोनों को, पड़ोस वाले को, ये भी पड़ोस वाले को, सेम ऐसे अगर कॉलम वाइज में जाना है तो इन दो को कर सकता हूँ या इन दो को कर सकता हूँ। मुझे अगर फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है तो पहले क्या करूंगा? 1 से 2 पे लेके जाऊं, फिर 2 से 3 पे लेके जाऊं, फिर 3 जब इधर आ जाएगी तो 3 को से इंटरचेंज करने के लिए क्या करें? मैं क्या करूँ? फर्स्ट और थर्ड को आपस में इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो क्या करें? पहले ये C1 और C2 को इंटरचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 5 8 हो जाएगा 1 4 7 3 6 9। ये सेम ना, लेकिन क्या हो गया? साइन माइनस को हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या बताया, अगर इंटरचेंज करते तो क्या होता है? नेगेटिव। सेम ऐसे ही मुझे क्या करना है? मुझे 3 को इधर लेके आना है, मतलब लेके तो इधर आना है, तो 1 को इधर लेके आना है, तो क्या होगा? अब C3 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। एक बार ये नेगेटिव था, अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 वाली आ जाएगी। फिर मुझे इसको इधर वापस लेके आना है, तो क्या करेंगे? C1 और C2 को वापस से इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो 3 वाला आ जाएगा, सेकंड वाला वापस सेंटर में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। इस प्रोसेस के साथ में हमें करना होता है, हम डायरेक्टली इंटरचेंज नहीं कर सकते फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। सेकंड में हमारा देखो, अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास इस तरह से देखा है कि A B और ये भी A B है ना, इफ एनी, देखो अब क्या बनेगा इसका? डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी? AB माइनस AB, जो कि 0 होता है। मतलब इफ एनी 2 rows और columns are same, then value of डिटर्मिनेंट विल बी 0। क्या होगी? डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। थर्ड है, अगर हमारे पास A B और ये 0 0 है, तो अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 इंटू 0, तो कितना देगी? 0 आ जाएगी। तो इफ एनी रो और कॉलम, इफ एनी रो और columns all elements are 0, then value of determinant will be 0। तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि अगर ये हमारे पास जैसे दो रोज हैं, तो उसमें से एक रो के कुछ भी एलिमेंट हो, दूसरी रो कंप्लीटली 0 है ना, सारे एलिमेंट 0, तो वो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट 0 से। सेम चीज कॉलम के साथ है, कॉलम वाइज भी करोगे तो यही होगा। 3/3 पे भी यही होगा, है ना। अगर 3 रोज 3 कॉलम है, तो उसमें से अगर 2 रो हमारी कुछ भी होती है और थर्ड रो अगर हमारा 0 हो जाए, या सेकंड रो हमारा 0 हो जाए, फर्स्ट रो, कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट्स या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 होंगे, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। 2 रो या 2 कॉलम, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम होती है, तो उसका भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 0 होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी। जैसे हमारे पास डिटर्मिनेंट है ये A B C D, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट रो को क्या करूं? किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसको A2 नाम दे दो। फर्स्ट रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू क्या थी? AD माइनस BC। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा? KAD माइनस KBC, K कॉमन, AD माइनस BC, और जो AD माइनस BC है वो क्या था? हमारा डिटर्मिनेंट है। तो मतलब
अगर किसी रो को इफ एनी स्केलर वैल्यू इज मल्टीप्लाइड, किसी डिटरमिनेंट में अगर स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इफ एनी स्केलर वैल्यू इज मल्टीप्लाइड इन डिटरमिनेंट में, तो देन the scalar value is either multiplied in a row or in a column. मतलब कि देखो इसमें क्या हुआ कि अगर किसी एक रो में हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो फर्क क्या पड़ा, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो गई। अब मैं इसको दूसरी तरीके से बोलूं, अगर मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू को या डिटरमिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो किसी एक रो में से ही मल्टीप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें एक रो में मल्टीप्लाई करने से केवल k का फर्क पड़ा है ना, k मल्टीप्लाई हुआ, तो वही चीज हम इसको वाइस वर्सा बोल सकते हैं। कैसे कि डिटरमिनेंट की वैल्यू को, डिटरमिनेंट जो था उसको हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो वो किस पे फर्क पड़ेगा, या तो किसी रो पे या किसी कॉलम पे। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता था, ये A3 है, मैंने इसको ले लिया इस तरह से, ये A C K B और K D, ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, K A D माइनस K B C। अब इधर से K कॉमन नहीं है तो A D माइनस B C, तो मतलब कोई फर्क, चाहे हम इसको रो वाइज मल्टीप्लाई करें या कॉलम वाइज करें, है ना, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायगोनली नहीं कर सकते, या तो रो या कॉलम। तो इफ एनी स्केलर वैल्यू इज मल्टीप्लाइड इन अ डिटरमिनेंट देन मल्टीप्लाइड बाय अ डिटरमिनेंट, देन द स्केलर वैल्यू इज आइदर मल्टीप्लाइड इन अ रो और इन अ कॉलम, या तो रो से मल्टीप्लाई होगा या वो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है ये सब चीज, ठीक है। अभी जब भी हम इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो बहुत काम आएंगे ये सब के सब। इसकी जो एक दो प्रॉपर्टीज और जो बची है वो देख लो। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी ये A B C D, ठीक है। अब ये हमारा रो है, ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है। अगर मैं आपस में इसको इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, जैसे A B C D था, मैं इसको रो बना दूं कॉलम में और कॉलम बना दूं रो में, इसका मतलब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ट्रांसपोज, है ना। क्या कर दिया हमने, ट्रांसपोज कर दिया। A B C D था, हमने A B C D बना दिया, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी, AD माइनस BC। अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, AD माइनस BC है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट, ये वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस तरह से दे रखी है A प्लस, चलो ये A B C D, यहाँ पे प्लस E प्लस N, ठीक है, किसी सिंगल रो या किसी सिंगल कॉलम में, किसी सिंगल रो या किसी सिंगल कॉलम में अगर हमारे पास दो प्लस के दे रखे हैं ना, प्लस या माइनस, है ना, मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो हम उसको उस डिटरमिनेंट को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं ना, अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। तो अब अलग अलग में कैसे, जैसे हमने इसको यहाँ से अलग कर दिया, तो A C जो इसके अलावा जो सिंगल कॉलम या सिंगल रो के अलावा जो एलिमेंट्स होंगे वो अनऑल्टर्ड रहेंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, मतलब B D प्लस ये क्या जाएगा E F और B D। मतलब अगर मुझे इन दोनों को वापस ऐड करना है तो अगर ये सेम है तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ। अगर ये दोनों भी डिफरेंट है ना, यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरह से होता ये A C ये B D प्लस E F और ये वाला G H, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास अगर दो डिटरमिनेंट इस तरह से दे रखे हैं तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर इस फॉर्मेट में दे रखे हैं तो हम उनको ब्रेक करके अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे प्लस में और होता है तो हम इसको एक और में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इनकी प्रॉपर्टीज होगी। इनकी प्रॉपर्टीज, माइनर्स और कोफैक्टर्स, ये सब अच्छे से पढ़ना। माइनर्स और कोफैक्टर्स वाली जो तुम्हारी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लेना। जो तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी इजीली, तो उसको सॉल्व कर लेना। तो जो क्वेश्चंस होंगे डिटरमिनेंट से रिलेटेड 4.2 जो मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता ही आता है, उसको हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।